हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिशा क्लासेस। तो अपन पढ़ रहे थे सेकंड चैप्टर, इसके क्वेश्चन आंसर पढ़ रहे थे। तो अपन ने पढ़ लिया था गंधी सूचक क्या होते हैं। अपन आगे बढ़ते और पढ़ते नेटल। देखिए समझिए, नेटल के विषय में लिखिए। तो नेटल एक शाकीय पौधा है, शाकीय पादप है, ठीक है, जो जंगलों में उपजता है। नेटल का उगता है, जंगलों में उगता है, ठीक है। इसके पत्तों में डंक नुमा बाल होते हैं। इसके जो पत्ते होते हैं ना, इसमें डंक डंक जैसे बाल होते हैं, जो अगर गलती से छू जाए तो डंक जैसा दर्द होता है। इन बालों में मैथेनिक अम्ल होता है। देखिए, नेटल के जो पत्ते होते हैं उसके में जो बाल होते हैं उसमें क्या कौन सा अम्ल होता है? मैथेनोइक अम्ल, ठीक है। मैथेन एथेन तो मैथेनोइक अम्ल, ठीक है। उन्हीं के कारण यह दर्द होता है। पारंपरिक तौर पर इसका इलाज डंक वाले स्थान पर डाक पौधे की पत्ती रगड़ कर किया जाता है। पहले क्या होता था कि अगर नेटल के ये जो पत्ते वो डंक किसी को चुभ जाते थे तो दर्द दर्द होता था, वहाँ पे जलन होती थी। तो वहाँ पे पास में डाक का पौधा होता था, ठीक है, और उसकी पत्ती रगड़ कर वहाँ पे इसका इलाज किया जाता है। क्यों? क्योंकि नेटल के पौधे में मैथेनिक अम्ल होता है और डाक के पौधे में होता है सारक, ठीक है। चूँकि डाक की पत्ती के रस की प्रकृति सारी होती है, यह अम्ल के प्रभाव को समाप्त कर देती है और पीड़ा दूर हो जाती है। अब होता ये है कि मारेंगे भी हम और बचाएंगे भी हम। इसका मतलब ये है कि नेटल के देखो, भगवान ने, प्रकृति ने बहुत चीज़ें सोच समझ के बनाई है। कैसे? कि जहाँ पे जहर दिया उसका तोड़ भी दिया है। देखिए, नेटल दिया, मैथेनिक अम्ल जहाँ पे लगा, नेटल का पौधा लगा, वहाँ पे डाक का पौधा भी लगाया है, ठीक है। कि डाक की पत्ती के रस की प्रकृति सारी होती है, ये अम्ल के प्रभाव को समाप्त करती है और पीड़ा दूर हो जाती है। ये पौधे अधिकतर नेटल के पास ही पैदा होते हैं। कितना गजब है ना प्रकृति का खेल। अब देखिए आगे। तो ये नेटल होता है। नेटल एक पौधा होता है, इसके पत्ती डांग पत्तों में डंक होते हैं, मतलब बाल होते हैं जो डंक नुमा होते हैं। मैथेनिक अम्ल होता है उसमें, चुभता है तो दर्द होता है, और पास में डाक का पौधा होता है, उसकी पत्ती रगड़ कर इसका दर्द ठीक हो जाता है, क्योंकि उसकी पत्ती सार की होती है। अब देखिए, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने में प्रयुक्त स्केल का नाम लिखो। अम्लीय वर्षा का कारण इसके दो कुप्रभाव लिखिए। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने में प्रयुक्त स्केल को पीएच स्केल कहते हैं, ठीक है। अम्लीय वर्षा, जब वर्षा के जल की पीएच का मान 5.6 से कम हो जाता है, वर्षा के जल की पीएच का मान 5.6 से कम हो जाता है, तब अम्ल वर्षा होती है, ठीक है। अम्ल वर्षा देखो वास्तव में होती क्या है, आप नॉर्मल साधारण से चीज़ों को समझिए। देखिए, ये होता है कि नॉर्मल वर्षा होती है, जैसे बादल है, ठीक है। बादल में क्या होता है? H2O, ठीक है, मतलब जल होता है। फैक्ट्री है, धुआं है, वाहनों से निकले जितने भी धुएं उसमें से अपने को पता है, जैसे H2SO4, मतलब सल्फर डाइऑक्साइड। देखो H2O, तो उनमें से सल्फर डाइऑक्साइड SO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, ठीक है, N2 ये सारी गैस निकलती है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये गैसें उत्सर्जित होती है, ठीक है। फिर तो ये क्या होता है कि ये वायुमंडल में जाती है और जल से क्रिया कर लेती है। ये SO2 जब जाती है तो H2SO4 बना लेती है। क्या बना लेती है? H2SO4। NO2 जाती है तो HNO3 बना लेती है, ठीक है, ये बना लेती है। तो HNO3, H2SO4 ये सब क्या अम्ल है, इसके साथ मिक्स होकर ये अम्लीय प्रकृति की, ये जो जल है वो अम्लीय प्रकृति का हो जाता है। फिर बारिश होती है तो नीचे अम्ल गिरता है, इसी को अपन अम्लीय वर्षा कहते हैं। तो अम्लीय वर्षा का जल जब नदी में प्रवाहित होता है तो नदी के जल का पीएच मान भी कम हो जाता है। ऐसे नदी में जो जलीय जीवधारियों की उत्तरजीविता कठिन हो जाती है, जिंदा नहीं रह सकते। अम्लीय वर्षा के संपर्क में आने पर चर्म रोग हो सकता है, यानी चमड़े की बीमारी हो सकती है, खुजली वगैरह, ये, ठीक है, दर्द अनुभव होता है, चमड़े में जलन होती है, ठीक है। ये अब देखिए समझिए, बात करते हैं आगे की। खनिज नमक किसे कहते हैं? ये साधारण नमक से किस प्रकार भिन्न है? विश्व के कई भागों में ठोस लवणों का निक्षेप पाया जाता है। विश्व के कई भागों में ठोस लवण पाए जाते हैं। इनमें बड़े आकार के क्रिस्टल पाए जाते हैं, जो प्राय अपद्रव्यों के कारण भूरे रंग के होते हैं। बड़े आकार के जो क्रिस्टल होते हैं उसमें अपद्रव्य होते हैं, उसके कारण ये थोड़े भूरे भूरे रंग के होते हैं। इसे ही खनिज नमक कहते हैं। साधारण जो नमक होता है सोडियम क्लोराइड में अपद्रव्यों का थोड़ा अभाव होता है, इसलिए ये श्वेत रंग के होते हैं। और बड़े क्रिस्टल होते हैं उसमें अपद्रव्य ज़्यादा पाए जाते हैं, इसलिए भूरे भूरे होते हैं, इसलिए इनको खनिज नमक कहते हैं।
क्रिस्टल के रूप में होता है, जबकि खनिज नमक में अपद्रव्य पाए जाते हैं, इसलिए क्रिस्टल भूरे रंग के होते हैं। अब देखिए निबंधात्मक प्रश्न है। निबंधात्मक प्रश्न में देखो प्रश्न क्या है समझिए कि भाई विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण यानी कि CaOCl2, ठीक है, CaOCl2, बेकिंग सोडा NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और धोने का सोडा यानी सोडियम कार्बन Na2CO3.10H2O के बनाने की विधि का उपयोग बताइए। मैंने तो बनाने की विधि और इसके उपयोग बताने, तो समझिए। सबसे पहले अपन विरंजक चूर्ण की बात करेंगे। सरल है विरंजक चूर्ण, ध्यान से सुनिएगा समझिएगा। CaOCl2 शुष्क बुझा हुआ चूना है। कैसे बनाया जाता है कि शुष्क बुझा हुआ चूना यानी कि CaOH2 पर क्लोरीन की क्रिया से, उस पर CaOH2 पर क्लोरीन की क्रिया करवाई तो CaOCl2 बना और H2O बना, तो विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। तो वापस समझिए विरंजक चूर्ण का निर्माण कैसे होता है, सुनिए ध्यान से। CaOH2 यानी कि बिना मतलब बुझा हुआ चूना, उस पर अपन ने क्रिया करवाई Cl2 क्लोरीन की, तब CaOCl2 बना, H2O बना, तो ऐसे विरंजक चूर्ण बन गया। यद्यपि वास्तविक संगठन काफ़ी जटिल होता है, नॉर्मल से अपन बात करते हैं। तो विरंजक चूर्ण बनाना तो अपन सीख गए, अपन विरंजक चूर्ण का उपयोग भी देखते हैं। वस्त्र उद्योग में सूती, देखो विरंजक यानी रंग उड़ाना, विरंजक यानी रंग उड़ाना, तो ये रंग उड़ाने का इसका मतलब सिंपल सी बात है कि कपड़ों का रंग उड़ाने में, कागजों का रंग उड़ाने में, भाई फैक्ट्रियों में जो कपड़े जाते हैं पुराने वाले, पुराने कागज वगैरह जाते हैं, तो उनका रंग उड़ा के फिर उनको वापस नवीनीकृत किया जाता है। तो देखिए वस्त्र उद्योग में सूती व लिनन के विरंजन में, कागज की फैक्ट्री में, कागज की फैक्ट्री में भी किया था, लकड़ी के मज्जा व लाउंड्री में साफ कपड़ों के विरंजन के लिए, कई रासायनिक उद्योगों में एक उपचाय के रूप में, और पीने वाले जल को जीवाणु मुक्त करने के लिए रोगाणुनाशक के रूप में। देखो कैसे, क्योंकि CaOCl2 क्लोरीन मुक्त हो जाएगी और क्लोरीन जीवाणु का क्या कर देगी, खात्मा कर देगी। वापस सुनिए इसको। कागज उद्योग में, लकड़ी के मज्जा, लॉन्ड्री में कपड़े साफ करने के लिए, सूती और लिनन के विरंजन में, रासायनिक उद्योग में उपचाय के रूप में, और पीने वाले जल को रोगाणु मुक्त करने के लिए विरंजक चूर्ण के उपयोग। देखो बेकिंग सोडा कैसे बनाया जाता है समझिए। विरंजक चूर्ण तो आपको पता है CaOH2 + Cl2, तो CaOCl2। बेकिंग सोडा NaHCO3, देखिए कैसे बनाया जाता है। NaCl यानी नमक की क्रिया NH3 तथा CO2 गैस से क्रिया द्वारा NaHCO3 का निर्माण होता है। देखिए NaHCO3 बनाना अपने को, तो NaCl + NH3 + CO2 और जलीय विलयन यानी H2O, ठीक है। इसका नमक का जलीय विलयन में CO2 गैस प्रवाहित करो, NH3 डाल दो, तो NH4Cl अमोनियम क्लोराइड बन जाएगा, और एक बन जाएगा उस बेकिंग सोडा यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 बन जाएगा, और यही अपना बेकिंग सोडा है। NaHCO3 को सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं। ये एक दुर्बल असंसारक सारक है। खाना पकाते समय इसे गर्म करने पर निम्न अभिक्रिया होती है। देखो खाना पकाते, देखो आपने सुना होगा केक वगैरह में ये बेकिंग पाउडर सोडा डाला जाता है, ठीक है। तो अब समझिए कि जब अपन खाने में इसको सोडे को डालते हैं तो क्या होता है, उष्मा देते हैं तो क्या होता है, Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट बनता है, H2 बनती है और CO2 मुक्त होती है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है, तो ये क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस वहाँ से बाहर निकल जाती है, वायुमंडल निकल जाती है, इसलिए वो क्या करती है, उस पदार्थ को चीरते हुए निकलती है। जैसे पदार्थ को चीरते हुए निकलती है तो उस पदार्थ में क्या होता है, रंध्र हो जाते हैं, और रंध्र के कारण वो पदार्थ थोड़ा क्या हो जाता है, मुलायम हो जाता है। देखिए बेकिंग सोडा का उपयोग, बेकिंग है तो बेकरी में उपयोग किया जाएगा। बेकिंग पाउडर बनाने में जो बेकिंग सोडा यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एवं टार्टरिक अम्ल का मिश्रण है, समझिए बेकिंग पाउडर किसका मिश्रण है, बेकिंग सोडा और टार्टरिक अम्ल का मिश्रण है। जब बेकिंग पाउडर को गर्म किया जाता है या जल में मिलाया जाता है तो निम्न अभिक्रिया होती है, जैसे NaHCO3 को मैंने मिलाया जल में, H+ यानी जल में, ठीक है, तो CO2 निकला, H2O निकला और अम्ल का सोडियम लवण बना। तो ये जो CO2 निकला है यही क्या करता है, यही पदार्थ को मुलायम करता है। इस अभिक्रिया में उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड के कारण पाव रोटी या केक में खमीर उठे यानी फूल जाता है।
तथा इससे ये मुलायम व स्पंजी हो जाता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी एंटासिड का एक संगठन है। एंटासिड यानी एसिडिटी को कम करता है। क्यों? क्योंकि ये एक सारक है NaHCO3। सारी होने के कारण ये पेट में अम्ल की अधिकता को उदासीन करके राहत पहुंचाता है। इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में किया जाता है। देखो अग्निशामक में कैसे किया जाएगा कि अग्निशामक में अपने को पता है आग बुझानी है, तो आग बुझाने के लिए CO2 चाहिए। तो देखिए यहाँ पे NaCO3 को जब गर्म किया जाता है, जल में मिलाया जाता है, तो क्या होता है, ये CO2 निकलती है। तो इसका उपयोग अग्निशामक में भी किया जाता है। धोने का सोडा समझिए, धोने का सोडा सिंपल सी बात है, धोने के कम आएगा। Na2CO3 .10H2, इसमें 10H2 यानी 10 क्रिस्टल जल है। इसे सोडियम क्लोराइड से प्राप्त किया जाता है। बेकिंग सोडा को गर्म करने पर, बेकिंग सोडा को मैंने किया गर्म, सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। Na2CO3 प्राप्त हुआ, CO2 भी प्राप्त हुआ, H2 प्राप्त हुआ। Na2CO3 का क्रिस्टलीकरण करवाया, जल मिलाया, तो Na2CO3.10H2O प्राप्त हो गया। सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण द्वारा ये धोने का सोडा प्राप्त होता है। ये एक क्षारकीय लवण है। धोने के सोडा का उपयोग सिंपल सी बात है, सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योग में होता है भाई धोने में। इसका उपयोग बोरेक्स के उत्पादन में भी होता है। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए होता है और जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए भी इसका उपयोग होता है। अब समझिए इस चीज को। देखिए दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। दैनिक जीवन में पीएच का महत्व, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया जिसे पीएच स्केल कहते हैं। पीएच में पी पुषांश यानी शक्ति का सूचक है, जिसका अर्थ होता है शक्ति। पीएच स्केल से सामान्यतः 0 से 14, 0 यानी अधिक अम्लता, 14 यानी अधिक क्षारीय तक पीएच ज्ञात कर सकते हैं। 0 से लेके 14 तक होता है, या फिर बीच में 7 होता है जो उदासीन होता है। हमारे दैनिक जीवन में पीएच के बहुत सारे निम्न प्रकार के महत्व है। देखिए कैसे। पौधे एवं पशु पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं। हमारा शरीर 7.0 से 7.8 पीएच परास के बीच कार्य करता है। अपना शरीर 7.0 से 7.8। अब इसमें क्या होता है, जीवित प्राणी केवल निश्चित पीएच परास में ही जीवित रह सकते हैं। वर्षा के जल की पीएच का मान जब 5.6 से कम हो जाता है, वर्षा के जल की पीएच का मान जब 5.6 से कम हो जाता है, तब अम्लीय वर्षा होती है। अम्लीय वर्षा का जल जब नदी में प्रवाहित होता है तो नदी के जल के पीएच का मान भी कम हो जाता है। इससे नदी में जलीय जीवधारियों का जीवन कठिन हो जाता है। उपज में महत्व। अच्छी उपज के लिए पौधों को एक विशिष्ट पीएच परास की आवश्यकता होती है। अतः विभिन्न स्थानों की मिट्टी की पीएच ज्ञात करके उसके अनुसार उसका उपचार किया जाता है। जब मिट्टी अधिक अम्लीय होती है तो उसमें चूना मिलाया जाता है, तथा मिट्टी के क्षारीय होने पर उसमें कोई अम्लीय पदार्थ मिलाकर उचित पीएच पर लाया जाता है। क्योंकि जो उचित पीएच मिलेगा तभी वहाँ पे पौधे उपज सकेंगे। पाचन तंत्र में महत्व। हमारे पाचन तंत्र के पीएच का बहुत महत्व है। पाचन तंत्र में हमारा उदर HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है। यह उदर को हानि पहुंचाए बिना भोजन के पाचन में सहायक है। अपच की स्थिति में, यानी जब पाचन नहीं होता तब क्या पेट ज़्यादा HCl छोड़ता है। इस स्थिति में उदर अत्यधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है, और जब ज़्यादा अम्ल उत्पन्न होगा तो पेट में दर्द जरूर होगा, जिसके कारण उदर में दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। इसके लिए एंटासिड जैसे सारकों का उपयोग किया जाता है, जैसे NaHCO3, फिर MgOH2, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। यह एंटासिड अम्ल की आदि की मात्रा को उदासीन करता है। इसके लिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जैसे दुर्बल सारकों का उपयोग किया जाता है। दंत से सिंपल सी बात है, मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। दांतों का इनेमल होता है कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है, जो कि शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। यह जल में तो नहीं घुलता, लेकिन मुंह की पीएच का मान 5.5 से कम होने पर इसका संक्षारण हो जाता है। मुंह में उपस्थित बैक्टीरिया भोजन के पश्चात मुंह में अवशिष्ट शर्करा व खाद्य पदार्थों का निम्नीकरण करके, जो मुंह में जो बैक्टीरिया है वो मुंह में जो खाद्य पदार्थ होते हैं, शर्करा होते हैं, उसका निम्नीकरण करके अम्ल उत्पन्न करते हैं। भोजन के बाद मुंह साफ करने से इसे बचाया जा सकता है, क्योंकि भोजन के बाद मुंह साफ करने से अब वो अम्ल दूर हो जाता है मुंह से, ठीक है। तो मुंह की सफाई के लिए अपन क्षारकीय दंत मंजन का उपयोग करते हैं। इससे क्या होता है कि मुंह में बनाए अम्ल और दंत मंजन में क्षारकीय अम्ल क्षार क्रिया करके उदासीन हो जाते हैं। अम्ल की आदि की मात्रा को उदासीन किया जा सकता है और दंत क्षय को रोका जा सकता है। पशु एवं पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा कैसे होती है। मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है, जिसके कारण दर्द एवं जल का अनुभव होता है। डंक मारे गए अंग में बेकिंग सोडा जैसे दुर्बल सारकों का उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये होता है सारक। नेटल के डंक वाले मैथनिक अम्ल छोड़ जाते हैं,
जिनके कारण दर्द का अनुभव होता है। पारंपरिक तौर पर इसका इलाज डंक वाले स्थान पर डाक पौधे की पत्ती रगड़ कर किया जाता है। ठीक है, तो देखिए ये तो हो गया अपने, अब तीसरा पार्ट आ गया आपके। तो अपने ये तो हो गया लगभग पूरा। एक ये छोटा सा है कि धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की अम्ल के साथ अभिक्रिया को नामांकित चित्र द्वारा समझाइए। कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है। भाई देखिए, थीसेल फिनेल कप बताइए स्टैंड है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस तंदुकृत हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है इसमें, परक नली है ये, सोडियम कार्बोनेट है नीचे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का विलयन है इसमें, निकास नली और परक नली। देखिए सोडियम कार्बोनेट HCl के साथ अभिक्रिया करवाएंगे, NaCl H2 और CO2। अब देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है CaOH2, ये अपन क्यों लगाते, क्यों, क्योंकि CO2 इससे क्रिया करके क्या हो जाएगा, ये श्वेत अवक्षेप बना देगा कठोर पदार्थ। ठीक है, CaCO3 बना देगा। इससे अपना कन्फर्म हो जाएगा कि इसमें कौन सी गैस बनी है, CO2 गैस बनी। तो अम्ल सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से क्रिया करके CO2 गैस बनाता है और लवण बनाता है और जल बनाता है। नेक्स्ट पार्ट में अपन पढ़ेंगे धातु एवं अधातु। इंतजार कीजिएगा दोस्तों, दिल थाम के बैठिएगा, इसके भी क्वेश्चन बहुत जल्द आने वाले हैं। और चैनल को तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।